स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह आज फिर से हम आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और दोस्तों ईवीएस पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समय को बिना नष्ट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो बचपन से जो वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था। तो अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन की तो किशोरावस्था जो हमारा ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। तो किशोरावस्था बचपन से वयस्कता तक की एक संक्रमणकालीन अवधि है जिसमें युवा अवस्था की जो परिपक्वता है दोस्तों और माता पिता में स्वतंत्रता की चाह होती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच का चरण होता है दोस्तों। कितना होता है? 10 से 19 वर्ष के बीच की जो आयु होती है दोस्तों ये चरण इसमें माना जाता है। तो इसी तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो स्थूलगामक कौशल के उपयोग की किसके लिए आवश्यकता होगी। तो बात करें पहले ऑप्शन के बारे में कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलना और दौड़ना जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रथम संस्था है, समाजीकरण की जो प्रथम संस्था है निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन है हमारा परिवार, दूसरा ऑप्शन है स्कूल, तीसरा ऑप्शन है दोस्त, चौथा ऑप्शन है हमारा मीडिया। अगर बात करें इसमें राइट ऑप्शन के बारे में तो दोस्तों परिवार जो हमारी पहली संस्था हो जाएगी जो हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों फटाफट जो रिवीजन हम आपको करा रहे हैं तो 20 अगस्त तक अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाल विकास और पर्यावरण में दोस्तों 30 में 30 अटेम्प्ट करके आएंगे। जो दोस्तों 30 जो प्रश्न आते हैं 60 के 60 प्रश्न आप लोग पूरी तरह से उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। तो बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि जीववादी सोच, पदानुक्रमती सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो आइए बात करें कि इसके राइट ऑप्शन के बारे में इसका क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जीववादी सोच क्या हो जाएगी, जीववादी जो सोच होगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभिकथन ए के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। तो इसी तरह से जो हमारा बी दोस्तों कारण हो जाएगा। ये देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जो आर हमारा कारण है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो दोस्तों अगर ए और आर में बात करें कि सही विकल्प कौन सा हो जाएगा अगर चुनने की बात करें तो आइए देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो दोस्तों अभिकथन और कारण जो हैं दोस्तों ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं। आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, आर जो है वो ए की है वो सही व्याख्या करता है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर बात करें हम यहाँ पर कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो आइए ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया कि पाड़, दूसरा ऑप्शन दिया गया पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुबंधन, चौथा ऑप्शन दिया गया संज्ञात्मक द्वंद्व। तो संज्ञानात्मक द्वंद्व जो ऑप्शन दोस्तों चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। पाड़ जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके फोल्डिंग इसको दोस्तों बोलते हैं, इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं। एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन करना कहलाता है। तो दोस्तों पाड़ का मतलब आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों शब्द है। पाड़ से
पूछा जा सकता है कि पाढ़ क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पाढ़ कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वायोगॉत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वायोगॉत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो आइए बात करें। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया कि सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्रिया प्रसूत अधिगम, तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर दिया गया रटंत अधिगम, चौथा ऑप्शन दिया गया निष्क्रिय अधिगम। तो अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो अगर बात करते हैं तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है। तो दोस्तों अगर 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किसके दोस्तों, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन है पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया परंपरागत चरण, चौथा ऑप्शन दिया गया पश्च परंपरागत चरण। तो आइए बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, परंपरागत जो हमारा चरण होगा आंसर इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा जो दोस्तों वो परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन में बात करें तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होती है। प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इस तरह से जो चौथा क्वेश्चन होगा ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और हम आपको ये प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें बारी बारी से रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़ करके चलना है। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन के अगला क्वेश्चन क्या है कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है भाषाई, दूसरा ऑप्शन हमारा स्थानिक, तीसरा ऑप्शन हमारा पारस्परिक और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है अंत व्यक्तित्व। तो दोस्तों आइए इसके द्वारा दोस्तों बात कर लेते हैं हम। अगर ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा पारस्परिक। क्या हो जाएगा पारस्परिक। इंटरपर्सनल दोस्तों इसको बोलते हैं, इंटरपर्सनल भी बोलते हैं। इंटेलिजेंस दूसरों और सामाजिक संबंधों को समझाने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन के बारे में अगर बात करें यहाँ पर हमको ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों की मातृभाषा का। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा का। कौन सी मातृभाषा का दोस्तों क्या करना चाहिए प्रयोग करना चाहिए। आइए दोस्तों इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। कौन दोस्तों फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब
क्या दिखाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें माँ का जवाब जो है वो क्या दिखाता है। दोस्तों इसको हमको बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में। जेंडर भूमिका में लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है लिंग समता, तीसरा ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता, चौथा ऑप्शन है लिंग प्रासंगिकता। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या दर्शाता है कि दोस्तों जेंडर रूढ़िबद्धता जो है दोस्तों यहाँ पर जो जेंडर रूढ़िबद्धता है दोस्तों उन भूमिकाओं के बारे में एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या पूर्व धारणा है जो महिलाओं और पुरुषों पर आरोपित की जाती है। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो आइए बात कर ले हैं। पहला ऑप्शन है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसागित करेगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर कि बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारा क्या दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो अगर बात करें दोस्तों इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों सतत मूल्यांकन के बारे में कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, है कि अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत अच्छे से समझना है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो पहले ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा दिया गया है कि योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन जो जवाब होगा हमारा सही रहने वाला है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी जो कक्षा है उसमें शिक्षिका की क्या भूमिका है। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। दूसरा ऑप्शन है कि केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक करना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो आइए अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है क्या रहने वाला है, तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका क्या होती है कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में दोस्तों हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। तो दोस्तों हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तीसरा ऑप्शन है कि सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर
कि अप्रत्यक्ष निर्देश देना। पांचवा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा जो होगा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा कौन कौन से हमारा यहाँ पर हैं ऑप्शन जो है दूसरा, तीसरा और दोस्तों चौथा, कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और अप्रत्यक्ष निर्देश देना। तो तीनों ऑप्शन जो होंगे हमारे राइट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर दोस्तों इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, तो दोस्तों अगर एक विद्यार्थी को दृष्टिबाधिता है तो एक विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतीकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र ही देना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बात करें सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट रहने वाला, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे ऑप्शन होंगे वो राइट हो जाएंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग दोस्तों वाकई में सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 20 अगस्त तक आप लोगों के पास समय है। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि समय भी आप लोगों के बहुत ही कम बचा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि स्वलीनता का, किसका दोस्तों, स्वलीनता का। दूसरा ऑप्शन है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का। तीसरा ऑप्शन है पठन वैकल्य का। चौथा ऑप्शन है गुणज वैकल्य का। तो आइए अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में, इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वलीनता जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में को क्या बढ़ावा देना चाहती है, कि वह बच्चों में किस चीज़ का बढ़ावा देना चाहती है। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन के बारे में, कि पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें राइट ऑप्शन के बारे में, तो सृजनात्मक जो जवाब होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक कौशल पर। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक कौशल पर। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक कौशल पर दोस्तों। अगला ऑप्शन है कि संवेगात्मक कौशल पर। और पांचवा ऑप्शन है अमूर्त तर्क पर। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों चारों ऑप्शन जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर दोस्तों क्या दिया गया है प्रश्न, कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो पहला ऑप्शन है जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है कि इनाम व सजा का प्रयोग से होता है। चौथा ऑप्शन है बार बार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो आइए यहाँ पर बात करें अगर राइट ऑप्शन के बारे में, कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है,
उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला पाढ़, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है अनुसरण पूर्वाभ्यास, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्देश। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाढ़ जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने पाढ़ के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है? पाढ़ कहलाता है। आइए अगला दोस्तों जो अभिकथन दिया गया है, क्या दिया गया है? तो बात करें अभिकथन ए के बारे में कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण में उदाहरण शामिल करती है। तो एक अभिकथन हो गया। आर की बात करें दोस्तों जो तर्क दिया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन के बारे में। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोस्तों दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर इसी के साथ में कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों देखते हैं कि आइए पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्या है कि समस्या को सही से पहचानना, दूसरा है कि समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा कि पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है दोस्तों कि वस्तुओं के इस्तेमाल, क्या दिया गया है दोस्तों कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अभिकथन देखते हैं क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलताओं को दर्शाती है। ये हमारा अभिकथन हो गया। अगर तर्क के बारे में बात करें कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका चौथा ऑप्शन जो दोस्तों है वो सही हो जाएगा। ए और आर जो है वो दोनों गलत हैं दोस्तों। जो अभिकथन ए था और तर्क आर था वो दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भाव नहीं है? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो पहला ऑप्शन है हमारा स्मृति, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रोध, तीसरा ऑप्शन है प्यार, चौथा ऑप्शन है भय। तो दोस्तों अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो स्मृति जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? तो दोस्तों हर विद्यार्थी को हर एक प्रयास की प्रशंसा करना, दूसरा ऑप्शन है कि अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देकर, चौथा ऑप्शन है हमारा कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति का प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो चौथा ऑप्शन जो होगा इस तरह से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे अगर बात करें कि जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं वे कार्यों पर काम करते हैं क्योंकि उन्हें यह आनंददायक लगता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अधिगम, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों को सुसाधित करता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो चौथा ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, को सुसाधित करता है, स्वस्थ अधिगम को सुसाधित करता है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में जो है दोस्तों अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो दोस्तों अगर बात करें किस कारक को कर रही है ऑप्शन के बारे में यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है कि पर्यावरणीय कारक, दूसरा ऑप्शन है योग्यता की कमी, तीसरा ऑप्शन है कोशिश की कमी, चौथा ऑप्शन है कठिन भाग्य। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करें दोस्तों इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो दोस्तों कोशिश की कमी, थर्ड ऑप्शन जो हमारा दिया गया है
कोशिश की कमी जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रयास अथवा कोशिश छात्रों की आत्म प्रभावीकारिता की भावना से संबंधित है और यह उनके बौद्धिक जुड़ाव का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों जो छात्र बौद्धिक रूप से व्यस्त हैं, वे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें रुचि रखते हैं, वे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और वे अपने स्कूल के विषय में काफ़ी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डेली एक अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों 20 अगस्त तक आपको जैसा कि डेली आपको वीडियो देखनी है और चैनल पे बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।